चलिए हमारे साथ अब विनय खट्टर भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विनय, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। बाजार खुलने ही वाला है वेरी क्विकली। फंडामेंटली इस समय आपका मार्केट पर व्यू क्या है? बिकॉज वी आर क्लोज टू 5500। अगस्त में ऑलरेडी हमने काफ़ी पेन और काफ़ी सेलिंग दोनों देख लिए हैं। सो फॉर द टाइम बिंग क्या ये कहना सही होगा दैट वी आर डन विद द पेन? देखिए, शॉर्ट टर्म में फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज परस्पेक्टिव इट्स पॉसिबल कि वी आर डन विद द पेन, बट ओवरऑल आई थिंक ट्रेंड शुड रिमेन नेगेटिव, स्पेशली विद व्हाट्स हैपनिंग इन सीरिया एंड विद व्हाट्स हैपनिंग विद यूएस बॉन्ड यील्ड्स। वहाँ पे दोनों ही जगह पे ये क्लियर प्रेशर पॉइंट्स बने हुए हैं, और जब तक इन दोनों का क्लियर रेजोल्यूशन नहीं होता है, एक ओवरऑल डाउनवर्ड बायस रहेगा, चाहे मार्केट रेंज बाउंड रहे। बट हाँ, इमीडिएट टर्म में मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स वर हाईली ओवरसोल्ड, सो एक बाउंस बैक जो कि कुछ हद तक हुआ है वो होएगा, और अगले 2 से 3 दिन तक बाजार यहीं पे बना रह सकता है। चलिए, इस बीच आज से हमने एक खास पेशकश की शुरुआत की है। इस मार्केट में हमने एक चीज देखी है कि पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। इसी बिजनेस में हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से आपके लिए मुनाफा कमाया जाए। फास्ट मनी हमारा जो नया शो शुरू हुआ है, उसमें हम आपको ऐसी पिक्स बताते हैं जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं, बाजार में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव हो। हमने आज आपको एक कॉल दी है आरईसी पर खरीदारी की सलाह आपको दी है, और देखते हैं आज किस तरह से अपना रुझान दिखाता है। लेकिन हाँ, मनी एक्सप्रेस के तहत हमारी जो बाय कॉल है आज वो आरईसी पर है। इसका लक्ष्य होगा 190 का। स्टॉप लॉस आप रखिए 163 पर। इस समय काउंटर 170 के आसपास जाके रुका है इंडिकेटिव टिक्स के बाद, तो थोड़ा फासला है यहाँ पर स्टॉप लॉस से। लेकिन अगर आप धैर्य बनाकर यहाँ पर बने रहें तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और सितंबर की सीरीज में शॉर्ट कवरिंग के साथ नए लॉन्ग यहाँ पर इमर्ज हुए हैं, तो एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर आरईसी पर देखने को मिला है। 190 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। बाजार खुलने ही वाला है, अब देख लेते हैं संकेत किस तरह के हैं, क्योंकि उम्मीद ये बनी हुई है कि हरे निशान में खुलने के बाद बाजार कोशिश तो करेगा टिकने की। 5480 पर निफ्टी है इंडिकेटिव टिक्स में, और 18,691 पर सेंसेक्स इंडिकेटिव टिक्स में। लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करनी चाहिए निफ्टी को 5500 को अटेम्प्ट करने की। शुक्रवार की क्लोजिंग जिस तरह की थी, अगर उसका लॉजिकल कंक्लूजन मार्केट को देना हो तो आज ये अटेम्प्ट होना उसके लिए जरूरी है। लेकिन अगर ये इन्हीं लेवल्स के आसपास दम तोड़ देता है तो फिर ऑन द लोअर साइड हो सकता है अगर थोड़ा मार्केट कमजोर हो तो 5400 का लेवल टेस्ट करने की कोशिश करे, या फिर उससे भी नीचे फिसल के 5370 के आसपास का लेवल ऐसा है जिसे टेस्ट करने की कोशिश मार्केट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी भी उम्मीद और ऑप्टिमिज्म दोनों मार्केट में इस चीज को लेकर बना हुआ है, ब्रॉडर मार्केट में, कि शायद सितंबर की सीरीज थोड़ी सी बेहतर साबित हो अगस्त के मुकाबले। ये मत भूलिए, अगस्त में हमने 6000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईआईज की देखी है, और अच्छा खासा वॉल्यूम इस बिकवाली का जो था वो था डिलीवरी के साथ। 60 पॉइंट्स ऊपर खुला है। सेंसेक्स 18,692 के लेवल पर 72 पॉइंट्स ऊपर है, और निफ्टी 5485 पर है, 14 पॉइंट ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए। देख लेते हैं इस समय बढ़त कौन से स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है। निफ्टी में जिन स्टॉक्स पर सबसे अच्छी बाइंग है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक 2.25% ऊपर है, ओएनजीसी 2% ऊपर है, और कुछ काउंटर्स जहां पर बाइंग है इसमें आईडीएफसी भी शामिल है, यहां पर 1.5% की बढ़त है। एक्सिस बैंक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, यहां पर 1.5% की बढ़त है। इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया, ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी बाइंग इस समय देखने को मिल रही है। इन काउंटर्स पर नजर रखी जा सकती है। 123 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, और निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर 5497 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। ओएमसी इस पर नजर डालते हैं। प्राइस हाइक के बाद इंडियन ऑयल के काउंटर पर 0.5% की मजबूती देखने को मिली है। एंड इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें, जो ओएमसीज हैं उसमें 0.5 से 0.25% की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन जो बुरा इंपैक्ट देखने को मिला है वो दरअसल ऑटो काउंटर्स पर देखने को मिला है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन दोनों काउंटर्स पर 1.5 से 2% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला है। जो ऑटो सेल्स नंबर्स आए वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं थे, और ये क्लियरली इन स्टॉक्स पर प्ले आउट होते हुए, तो ये ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आज वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन ओएमसीज पर मजबूती अच्छी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये दोनों लाल निशान में इस समय ट्रेड करते हुए। जो शुक्रवार का ब्लॉकबस्टर काउंटर था यानी टीसीएस, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। टीसीएस ने 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप को क्रॉस किया था शुक्रवार को, और रिलायंस को काफी पीछे छोड़ा था इसने। इस समय भी टीसीएस का काउंटर 1% ऊपर है, 2050 का लेवल है। आज इंट्राडे पिक्स में हमने 2075 का टारगेट यहाँ पर वैसे ही देखा था। फिलहाल ये ऑलरेडी 2053 के आसपास ट्रेड करते हुए, तो ये टॉप लीडर है इस समय एटलीस्ट आईटी स्पेस का। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, यहाँ पर 1.25% की बढ़त है, 9156 का लेवल है, यानी 107 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी पर देखने को मिल रही है। और आईटी इंडेक्स 21 पॉइंट ऊपर, 8404 का लेवल। टीसीएस को छोड़ के बाकी जो काउंटर्स हैं इसमें कुछ हद तक डाइवर्जेंस है, ये नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करते हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप लूजर है। ऑटो सेल्स नंबर्स जो आए हैं उसने मार्केट को डिसअपॉइंट किया है, तो यहाँ पर 2% का ड्रॉप इस समय देखने को मिला है।
मनी एक्सप्रेस में हमारी खरीदारी की सलाह थी REC पर और ये काउंटर इस समय 3.25% ऊपर है। तो नजर रखिए यहाँ पर 174 का लेवल इस समय REC के काउंटर पर देखने को मिल रहा है। 190 के टारगेट के लिए हमने यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी थी और काउंटर ऑलमोस्ट 175 के पास जाते हुए यानी 3.25% ऊपर। सेंसेक्स 144 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी में 30 अंकों की मजबूती 5500 के पार निफ्टी निकला है। 5502 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 5500 के पार निफ्टी है, अगर होल्ड करता है और अपने गेन्स को एक्सटेंड करता है तो ये एक अच्छा संकेत साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल निफ्टी 5500 के पार, सेंसेक्स 142 पॉइंट ऊपर 18,765 का लेवल यहाँ पर देखने को मिला है। अमित, क्या कहेंगे आज के ओपनिंग पर? देखिए, ओपनिंग तो काफ़ी अच्छी है लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मार्केट आप एक लेवल के ऊपर सस्टेन करें। हमने पिछले हफ्ते भी देखा है कि जब भी निफ्टी 5460 के ऊपर सस्टेन होता है, जनरली जो सेलिंग मार्केट में आती है वो बिफोर यूरोपियन मार्केट्स ओपनिंग, और जब भी रुपया कमज़ोर होता है स्ट्रेट वे हमने देखा है कि एक डिलीवरी बेस सेलिंग की शुरुआत हो जाती है और फिर निफ्टी में एक तेज़ी से गिरावट आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि निफ्टी जो उसका रेजिस्टेंस जोन है, जो मैं समझता हूँ 5550 और 9250 इन द बैंक निफ्टी, उसके ऊपर सस्टेन करें, जिससे कि आपको एक क्लियर कंफर्मेशन मिले कि ये जो डाउन ट्रेंड है टेम्पररी, दैट हैज बीन कंप्लीटली ओवर एंड दिस मार्केट इज ऑल सेट फॉर रैलिंग टुवर्ड्स 5800। जी, चलिए इस बीच नजर डालते हैं और कुछ मोमेंटम स्टॉक्स पर और देखते हैं वहां पर संकेत कैसे हैं। RCF पर नजर डालते हैं। हमने जी बिजनेस पर आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई थी कि फर्टिलाइजर कंपनीज को हो सकता है दाम बढ़ाने पड़े क्योंकि रुपए की गिरावट के बाद प्रेशर देखने को मिला है इन कंपनीज को और इसके चलते ज़रूरी बन गया है फिलहाल कि इनकी तरफ से जो दाम है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो RCF और इनफैक्ट फर्टिलाइजर स्पेस जो है, हमने शुक्रवार के ट्रेड में भी देखा था कि यहाँ पर रुझान कुछ हद तक वॉलेटिलिटी के साथ बढ़त का बना हुआ था। फिलहाल नेगेटिव है RCF 3130 के आसपास ये है फिलहाल और लाल निशान में ट्रेड करते हुए। लेकिन देखना होगा क्योंकि अगर वाकई दामों में बढ़ोतरी पर विचार करती है सरकार तो इस स्पेस पर नजर रखी जा सकती है। 5499 पर है निफ्टी और सेंसेक्स 18,751 के आसपास है। कोल इंडिया में 2.5% की बढ़त है। IDFC 2% ऊपर। श्रीकांत, IDFC पर आपने नया ट्रेड क्या इनिशिएट किया है? जी, मैंने बताया कि फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है कि गेन देखने वाले, ऑफकोर्स वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव नजर आता है। और अगर हम इसमें डील्स देखें तो करीब फ्राइडे को करीब 2 करोड़ शेयर की FI बिकवाली हुई थी इसमें, तो काफ़ी सब्सटैंशियल मेरे ख्याल से जो सेलिंग थी जो एक्सपेक्टेड थी होनी थी वो हो चुकी है। और इवन FNO साइड पर पोजिशन जो है काफ़ी एग्रेसिव बिल्टअप है। तो आई थिंक अगर 80 के स्टॉप लॉस से इसे ट्रेड करा जा सकता है फॉर 86 to 90 काइंड ऑफ टारगेट। मुझे लगता है कि ये ट्रेड इसमें ट्रेड करा जा सकता है। विनय, आपने इस समय खासकर पिछले एक हफ्ते में जब मार्केट में एटलीस्ट ऐसा लग रहा था और खासकर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में जब लग रहा था कि थोड़ी सैनिटी लौटी है मार्केट में, उसके बाद आपने कौन से ट्रेड इनिशिएट किए हैं? क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें फंडामेंटली तो HDFC या फिर HDFC बैंक, इन सब स्टॉक्स पर काफ़ी हैमरिंग ऑलरेडी हो गई थी तब तक। आपने कौन से स्टॉक्स ऐड किए? देखिए, 2 सेक्टर्स जहाँ पे क्लियर एक बाउंस बैक का ट्रेंड हो सकता है जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रहेगा, वो है BFSI स्पेस जो बैंकिंग स्पेस है। बिकॉज एक बड़ा वहाँ पे जो ट्रेंड आ रहा था कि रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है और सामने ही बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आ रहा था, वहाँ पे दोनों जगह पे लास्ट के 2 दिन में कुछ रिवर्सल नज़र आया है, कुछ स्टेबिलिटी नज़र आई है। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल जो स्पेस था, स्पेशली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस हमारे अच्छे पिक रहे हैं। दूसरा सेगमेंट जहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनता नज़र आ रहा है वो है स्टील सेक्टर या मेटल सेक्टर। एंड चाइना का PMI डेटा कंसिस्टेंटली अच्छा आ रहा है कुछ टाइम से, तो वहाँ पे एक बॉटम बनता नज़र आ रहा है। सो टाटा स्टील एंड हिंडाल्को, ये 2 इंटरेस्टिंग बेट्स हो सकते हैं। टाटा स्टील स्पेसिफिकली बिकॉज उनके यूरोप के नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उनके एबिडा मार्जिन वगैरह, एबिडा पर टन बहुत अच्छा आया है, तकरीबन $30-40 के ऊपर ये नंबर आया है। तो ये क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं on a short term reversal basis in metals as well as in banking and financial services space. ऑलराइट, चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि और कुछ मोमेंटम स्टॉक्स मिड कैप में कौन से हैं जहां पर ठीक रुझान देखने को मिला है। क्योंकि आज एटलीस्ट जो मिड कैप इंडेक्स है उसे अगर आप देखें या फिर मिड कैप स्टॉक्स को, तो वहां पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। भले 1/4% की ही बढ़त तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि सब्सटेंशियल गेन देखने को मिला है, लेकिन मिड कैप गेनर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ मोमेंटम स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर बढ़त है। फ्यूचर रिटेल आज भी 3.5% ऊपर है और कुछ काउंटर्स में SR ऑयल है जहाँ पर 2.25% की बढ़त है। चंबल फर्टिलाइजर वॉल्यूम्स बहुत कम है लेकिन खरीदारी ठीक ठाक देखने को मिली है। तो ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर आज अच्छी बाइंग देखने को मिली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं मिड कैप के, वहाँ पर भी अगर हम देखें तो रुझान ठीक ठाक ही देखने को मिलता है।
अमित, आपने कौन से स्टॉक्स ऐड किए हैं मिड कैप में? देखिए, मिड कैप में एक डिवीज लैब एक काफ़ी अच्छा पैटर्न बनाते हुए दिखाई दे रहा है। एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखा है हमने 995 के ऊपर। वो भी एक आपको एक संकेत दे रहा है कि ये स्टॉक में अभी भी काफ़ी अप मूव की स्टीम बाकी है और ये स्टॉक इजीली आपको 1050 की तरफ जाने की उम्मीद है। काफ़ी वॉल्यूम बेस्ड हमने एक ब्रेकआउट देखा है इसमें, तो ये एक अच्छी पीक रहेगी फ्रॉम द मिड कैप फार्मा स्टॉक्स। सेकेंडली मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर बैंक निफ्टी 9250 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो फिर से मैं समझता हूँ कि HDFC बैंक और ICICI बैंक में एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है और उससे अपने एक कॉशन स्टांस लेने की ज़रूरत है। सिमिलरली एक सेलिंग में मैं ये समझता हूँ कि अगर रिलायंस कैपिटल अराउंड 325 या 327 की तरफ बन जाता है तो वो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि स्ट्रक्चरली रिलायंस कैपिटल हैज़ टर्न एक्सट्रीमली वीक बिलो 335 और उसका जो टारगेट बनता है 305 वो अभी भी मैं समझता हूँ कि इंटैक्ट है। चलिए इस बीच नज़र डालते हैं MCX और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, इन दोनों काउंटर्स पर। MCX फिलहाल 5% ऊपर है, फिनटेक 7% ऊपर, 121 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन न्यूज़ फ्लो जो है अभी भी काफ़ी हद तक NSCL से जुड़ा हुआ जारी है यहाँ पर, और कल और एक पे आउट है। देखना ये होगा कि क्या कल भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट बतौर लोन फिनटेक से लेने के बाद NSCL करता है, इस पर नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल दोनों ही काउंटर्स अच्छी बढ़त दिखाते हैं। श्रीकांत, आपने ट्रेड पर्सपेक्टिव से खरीदारी की है क्या इनमें से किसी काउंटर पर? एक पोटेंशियल बाय हो सकता है जहाँ पर क्योंकि एक कम्प्लीटली सेपरेट बिजनेस है, और इवन अगर जो प्रॉब्लम्स चल रही है NSCL और FT के चलते अगर FT पर लाइबिलिटी आ भी जाती है तो भी MCX जहाँ तक लाइबिलिटी का सवाल है MCX पर लाइबिलिटी नहीं आती, और बिजनेस जो है काफ़ी वेल रेगुलेटेड बिजनेस है और एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। तो इवन अगर वैल्यू अनलॉकिंग की ज़रूरत पड़ती है FT को तो MCX के थ्रू वैल्यू अनलॉकिंग होगी और इसमें सब्सटेंशियल अपसाइड्स हो सकते हैं। तो ये जो फॉल है आई थिंक MCX में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। जी चलिए ये भी देख लेते हैं कि आज NSE के जो परसेंटेज गेनर्स हैं इस सूची में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी बाइंग देखने को मिली है वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी में। एक तो फिनटेक जिस पर हमने अभी बात की, यहाँ पर अच्छी बाइंग है। जेट एयरवेज के काउंटर पर अच्छी बाइंग है, काउंटर 6% ऊपर है, 309 का लेवल है यहाँ पर, तो वॉल्यूम्स के साथ ठीक ठाक बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक काउंटर जहाँ पर खरीदारी है वो है JK लक्ष्मी सीमेंट्स, यहाँ पर 6.25% की बढ़त है और ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर भी बाइंग इस समय जनरेट हुई है। जेट के काउंटर पर आप क्या करेंगे अमित? देखिए उसका अगर हम उसका पैटर्न देखें तो अभी भी पैटर्न काफ़ी भी नेगेटिव बना हुआ है। उसका जो रेजिस्टेंस जोन है मैं समझता हूँ अराउंड 325 टू 330 की तरफ बनता है। ऑल्दो RSI ने कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के एक रुझान दिखाई दिया है, लेकिन अब मैं यही समझता हूँ कि अभी भी ये स्टॉक कम्प्लीटली बेयर ग्रिप में है। और इसका अगर हम कोरिलेशन देखें, अगर क्रूड प्राइसेस अभी भी ऊपर जाते हैं जनरली एयरलाइन स्टॉक्स टेंड टू अंडर परफॉर्म, तो जब तक ये स्टॉक 325 के नीचे है मैं समझता हूँ इट बिकम्स अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑन एवरी रैली। जी चलिए इस बीच नजर डालते हैं रैनबैक्सी के काउंटर पर। काउंटर आज भी 3.5% ऊपर है, 422 का लेवल इस समय रैनबैक्सी के काउंटर पर देखने को मिल रहा है। तो ये निफ्टी का टॉप गेनर है इस समय, काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। और इस स्पेस में इनफैक्ट पिछले अगर कुछ सेशंस में हम देखें तो ये एक अच्छा आउट परफॉर्मर साबित हुआ है। विनय, इस स्पेस में काफ़ी हद तक पिछले 15-20 दिनों में हमने देखा है कि मार्केट ने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है बिटवीन मेन एंड बॉयज़। आपका व्यू क्या है इस समय फार्मा स्टॉक्स पर? कि फार्मा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव सेक्टर रहा है, स्पेशली इन लास्ट फ्यू मंथ्स जब पूरे के पूरे बाज़ार में बहुत मंदी रही है। सो फार्मा एंड IT ये दो बड़े इंटरेस्टिंग डिफेंसिव सेक्टर्स रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बड़ी पोजीशंस बनाई हैं। जहाँ पे एक जो बड़ा बेनिफिट आ रहा है वो है क्लियरली रुपी डेप्रिसिएशन का, जो दोनों सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा स्पेसिफिकली ऑन रैनबैक्सी, उन्होंने जब से US FDA से सेटलमेंट किया है तो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ न्यूज़ फ्लो इंडिकेट्स कि थिंग्स आर टर्निंग अराउंड फॉर कंपनी। सो ये एक कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो कि बेटर रहा है। बट अदरवाइज़ अगर हम पूरा सेक्टर देखें देन सन फार्मा, इप्का एंड एलेम्बिक फार्मा ये तीन हमारे बेट्स रहे हैं जिनको हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया है। एंड हमारा सेंस है जब तक ये रुपए का डिप्रिसिएशन और रुपी डॉलर ओवरहैंग जब तक रहता है, IT एंड फार्मा कुड रिमेन वेरी इंटरेस्टिंग बेट्स फॉर इन्वेस्टर्स विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एटलीस्ट शुरुआत ठीक हुई है, मार्केट की स्टेडी ओपनिंग हुई है। एक ब्रेक लेकर जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शेयर बाजार लाइव में इंट्राडे हाई पर है मार्केट। सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर है, 18,822 का लेवल है यहाँ पर। तो डबल सेंचुरी सेंसेक्स पर शुरुआत में होते हुए और निफ्टी 5525 पर है। 53 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। फैंटास्टिक मजबूती इस समय मार्केट में देखने को मिली है। और जो 5530 के रेजिस्टेंस लेवल की बात थी, अगर उसे भी क्रॉस करके उसके ऊपर ये अच्छे से निकल जाता है तो ये फिर अच्छा संकेत साबित होगा। रैनबैक्सी इस बीच ऑलमोस्ट 5% ऊपर, 427 का लेवल है। HDFC 3% ऊपर, 740 का लेवल। पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, DLF, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। विनय, वेरी क्विकली आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बैंकिंग स्टॉक्स है उस पर आप कर क्या रहे हैं इस समय? देखिए, इस समय भी क्लियर जो व्यू है कि प्राइवेट सेक्टर banks are a better bet when you look at when you compare private sector and public sector banks. Public sector banks में अभी भी NPA concerns बहुत ज़्यादा हैं, restructured assets बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड जो बीच में कुछ महीने पहले लग रहा था कि एक रिवर्सल ट्रेंड आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी पे, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स ईज हो रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बेनिफिशियरी रहेंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ उनके NPS कम आएंगे, ख़राब लोन्स कम हो जाएंगे, और ऑल्सो उनकी ट्रेजरी बुक्स में प्रॉफिट बहुत होगा, बिकॉज ये सब लोग यील्ड्स शॉर्ट करके बैठे थे कि यील्ड्स धीरे धीरे नीचे आएंगी। ये दोनों ही चीज़ें नहीं हुई हैं। यील्ड्स ऊपर गई हैं बिकॉज ऑफ रुपी डॉलर प्रेशर, एंड ग्रॉस NPA एंड रीस्ट्रक्चर एसेट्स के नंबर अभी भी सब बैंक से ख़राब आ रहे हैं। तो इट इज़ क्लियर कि अभी भी बेट रिमेन्स ऑन द प्राइवेट सेक्टर, एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर द बेस्ट प्लेस विल कंटिन्यू टू रिमेन HDFCs एंड ICICIs ऑफ द वर्ल्ड। बट वहाँ पे क्लियर जो भी पेन पॉइंट पिछले 15-20 दिनों में या 3 हफ्ते में नज़र आया है कि ये ओवर ओन्ड स्टॉक थे, स्पेशली बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड बिकॉज ऑफ ओवर ओनरशिप इनमें क्लियर प्रेशर नज़र आया है। बट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बेट फॉर प्राइवेट सेक्टर, करेक्ट, एंड गो लॉन्ग ऑन सेफर एंड लार्ज कैप बेट्स। ऑलराइट, चलिए अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, यानी हर घंटे मुनाफे का पहला शेयर। रजत है हमारे साथ। रजत, बताइए। जी एंटरटेनमेंट पे बाय कॉल पहले घंटे के लिए 241 का लक्ष्य और 233 का आप स्टॉप लॉस में लेकर चल सकते हैं। हमारे ग्रुप समूह की कंपनी है, हमारा डिस्क्लोजर है, पर जिस तरीके से चाल यहाँ पर एक काउंटर दिखा रहा है और जिस तरीके से आर्ली चार्ट्स पैन आउट होते हैं नजर आ रहे हैं, डेली चार्ट्स में इनफैक्ट 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार कर चुका है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के भी ऊपर कामकाज कर रहा है। तो अब ट्रेडर्स इसमें जो पॉजिटिव बाइंग करते हुए नजर आएंगे, वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 241 के लक्ष्य के लिए अगले 1 घंटे में जी एंटरटेनमेंट पे आप बाय कॉल लेके चल सकते हैं। 233 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे फॉलो करें। जबरदस्त मोमेंटम में है ये शेयर, अगर सीरीज से अगर आप बात करें, और अब ये जो मोमेंटम है ये और भी कंटिन्यू होता नजर आएगा। ट्रेडर्स ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 1 घंटे के लिए 241 तक की चाल जी एंटरटेनमेंट पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट हालांकि हमारे ग्रुप की कंपनी है, लेकिन ओवरऑल मीडिया स्पेस पर इस समय अगर आप मार्केट में बात करें किसी से भी रजत, तो व्यू वैसे भी थोड़ा अच्छा इसलिए भी बन रहा है क्योंकि जो स्लो डाउन है, सो कॉल्ड स्लो डाउन मार्केट में या फिर इकोनॉमी में, उससे सबसे कम इम्पैक्ट अगर देखने को मिलता है तो वो स्ट्रॉन्ग मीडिया स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। अगला लक्ष्य यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल, अगर यहाँ पर 241 जैसे कि यहाँ पर चार्ट्स पैन आउट होते चले जा रहे हैं, वीकली चार्ट्स और डेली चार्ट्स, आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो लगातार यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो पॉजिटिव ही बनती हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर जो लक्ष्य अगर 241-245 की रेंज पार कर जाता है तो काफी अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पोजिशनल तौर पर तो बेहतर है ही आने वाले समय के लिए, जिस तरीके की ग्रोथ इस समय कंपनी रजिस्टर कर रही है वो उसका तो फायदा फंडामेंटली होता हुआ नजर आएगा ही, पर तकनीकी रूप से भी किसी भी डिप में यहाँ पर इस काउंटर को खरीदने की सलाह इस समय ट्रेडर्स दे रहे हैं, वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। जिन भी ट्रिगर्स का आपने बात किया, रिसेशन प्रूफ, साथ ही इन्फ्लेशन प्रूफ टू स्टॉक्स जहां पर हैं, उनमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वहां पर खरीदारी ज्यादा तेजी से देखने को मिल सकती है। बाजार की इस वोलेटिलिटी में ये जो स्टॉक्स हैं ये आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, काफी ट्रेडर्स का ये मानना है। पर अब जो यहाँ पर टारगेट्स निकल के आए हैं वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 241-242 के हैं, और उसके बाद अगर वहां पर टिक जाता है तो और भी अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर काउंटर दिखा सकता है। ऑलराइट, चलिए अब एक बार फिर से नजर डालते हैं M&M के काउंटर पर। इसने इंट्राडे लो से अच्छा मोमेंटम दिया है। M&M 763 का लो इसने हिट किया था, लेकिन फिलहाल ये 782 तक गया था, वहाँ से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहा है ये बार बार इंट्राडे लो से बाउंस देने की। श्रीकांत, इंट्राडे M&M पर क्या ये सही मौका है एंटर करने का, और लक्ष्य क्या रखना चाहिए?
नहीं, फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है कि 795 800 तक दोबारा देखने मिले, बट मुझे लगता है कि इससे बेहतर होगा कि मारुति ऐसा कोई स्टॉक में पोजीशन बनाए जहां पर अपसाइड की गुंजाइश ज़्यादा रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि महिंद्रा जिस तरह के आउट परफॉर्मेंस दिया है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो अभी बहुत ज़्यादा अपमूव फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव नहीं देखने मिलेगी। तो ऑटो स्पेस में शायद मारुति, टाटा मोटर्स ये बेहतर बेट्स हो सकते हैं। अमित, अब तक जिस तरह का ट्रेड रहा है उसके बाद आपने कोई नई पिक्स ऐड की हैं आज के लिए? नहीं, एज आई मैंशनड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूँगा। मेरी जो बेस्ट पिक होगी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव वुड बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकेंडली, ऑटो पे मैं समझता हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी नेगेटिव है, तो अराउंड 770 या 776 टू 778 के लेवल पे मैं समझता हूँ कि आप इसमें शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं विथ अ स्टॉप ऑफ 795 ऑन द अपसाइड, और इसका जो लक्ष्य बनता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे वो अराउंड 745 जो भी अभी भी अचीव नहीं हुआ है, तो एक काफ़ी अच्छा शॉर्टिंग कैंडिडेट मैं समझता हूँ M&M इस लेवल पे बनता है। बिल्कुल। इस बीच चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं REC पर। आज हमारे फास्ट मनी शो में ये मनी एक्सप्रेस पिक थी हमारी, और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हमने आज देखा था जनरेट होते हुए। इस समय देख लेते हैं REC का हाल क्या है, और साथ ही यहाँ पर अगला मूव किस तरफ का देखने को मिल सकता है। 173 के आसपास का लेवल इस समय REC के काउंटर पर देखने को मिला है। ठीक ठाक मूव है, यहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छा है, और अपने इंट्राडे हाई के आसपास टिकने की कोशिश ये काउंटर इस समय कर रहा है। श्रीकांत, आपका कोई व्यू है क्या REC पर? जी, हम फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नहीं है, बट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। फिर से 190 200 तक की इसमें पोटेंशियल अपसाइड्स पॉसिबल है। इवन जो ओवरऑल पावर स्पेस में अगर हम थोड़ी इंप्रूवमेंट देखें, जिस तरह से बातें चल रही हैं, अगर कुछ एक्चुअल एक्शन ऑन द ग्राउंड हमें देखने मिलता है, तो हमें लगता है कि ये क्लियरली अपसाइड पॉसिबल है। जिस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री भी रही है रिगार्डिंग फर्दर ग्रोथ, जो उनकी बिजनेस ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है उन्हें। अभी भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ओवरऑल एडवांसेस ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इवन करंट ईयर में, और मार्जिन जो है वो मेंटेन करे हुए हैं। तो आई थिंक 190 200 क्लियरली पॉसिबल है। विनय, आपसे जानना चाहेंगे अब जिस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर है, एंड यू नो इफ सितंबर हैज़ टू बी अ बेटर सीरीज कंपेयर टू अगस्त, इसमें कौन से 2-3 ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर अच्छे मोमेंटम की अक्रॉस द बोर्ड उम्मीद की जाए? बिकॉज फार्मा कुछ हद तक स्ट्रेस्ड है, IT ऑलरेडी काफ़ी आउट परफॉर्म कर चुका है, बैंक में रुझान अच्छा बन सकता है कुछ एक स्टॉक्स पे, लेकिन देयर आर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स एज वेल। कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर एक यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही हो इस सीरीज के लिए आपको? देखिए, 2 सेगमेंट्स हैं जहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आई एम अफ्रेड one of them will be IT, बिकॉज IT के अंदर अभी भी रुपए की जो वैल्यू मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने ली है और जो प्रॉफिट नंबर्स लिए गए हैं, दे हैव बीन इन द रीजन ऑफ अबाउट 57-58 रुपीज़ फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, एंड रुपया अभी 65 से ऊपर चल रहा है, विच मीन्स कि IT के प्रॉफिट्स अभी भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। दे कैन सरप्राइज ऑन द अपसाइड, एंड US के अंदर क्लियर इकोनॉमिक पिकअप है जो कि डोमिनेंट IT मार्केट है फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज। सो IT विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट कैपिटल, एंड वहाँ पे हमको एक परफॉर्मेंस अप ट्रेंड नज़र आ सकता है। दूसरा एक कॉन्ट्राबेट जो हो सकता है वो है बैंकिंग में, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड NBFCs जो कि बहुत ज़्यादा गिर गए थे, वो वहाँ पे एक क्लियर पिकअप नज़र आ सकता है। बट इस पिकअप का आने के लिए एक जो बड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इंडियन बॉन्ड यील्ड्स जो कि अभी 8.5% के आसपास आ गई हैं, ये स्टेबल रहें या नीचे आएँ। अगर ये बॉन्ड यील्ड्स में हमको फिर से अपवर्ड प्रेशर नज़र आता है तो फिर बैंकिंग स्टॉक्स क्लियरली वो प्रेशर दिखाएंगे। सो अगर इन्वेस्टर्स को विजिलेंट रह के 2 सेक्टर्स में स्टॉक पिक करने हैं, देन IT एंड बैंकिंग कुड बी इंटरेस्टिंग बेट फ्रॉम अ मंथ्स पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। चलिए इस बीच और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो ये भी देखेंगे कि FIIs और DIIs के रडार पर क्या है, और साथ ही आज की क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे हमारे मेहमानों से। लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि FIIs और DIIs के रडार पर क्या है। पहले चलते हैं विवेक के पास। विवेक, बताइए क्या है FIIs के रडार पर? शुक्रिया मिहिर। FIIs की रडार पर है एलेम्बिक फार्मा का काउंटर, जहां पर की खरीदारी की जा सकती है। अगर देखें तो इस काउंटर में लगातार FIIs पिछले 5 तिमाही से हिस्सा बढ़ा रहे हैं, और अगर इसका ट्रेंड उठाकर देखें तो काफी डिसेंट ट्रेंड है। लगातार FIIs हर क्वार्टर में अपना हिस्सा बढ़ाते हुए दिखे हैं, और उन्होंने अपना हिस्सा करीब 7.25% से बढ़ाकर करीब 8.25% किया है। साथ ही
कंपनी के नतीजे भी इसी लाइन में आ रहे हैं। कंपनी के नतीजे लगातार इंप्रूवमेंट है। मुनाफे में अगर देखें तो 90% से ज़्यादा की ग्रोथ Q1 में भी रही है और कंपनी की प्रोडक्ट लाइन काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी को API फॉर्मुलेशन बिजनेस से काफ़ी अच्छा कारोबार अपनी आय और मुनाफा दिख रहा है, क्योंकि जो रुपये का डेप्रिसिएशन है वो भी कंपनी के मार्जिन्स को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, करीब 9.25 के PE मल्टीपल पर चल रहा है। सुशील फाइनेंस का भी मानना है कि इसमें खरीदारी कर सकते हैं, 153 रुपये का टारगेट रखना है। जी चलिए अब ये देख लेते हैं कि DIS के पर क्या है। यहाँ पर एलेंबिक पर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, 4% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। DIS के रडार पर क्या है ये देख लेते हैं। सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर। जो DIS के रडार पर है वो है निवेली लिग्नाइट का शेयर, जहां पर FIS ने इस तिमाही के अंदर सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो अपनी जो हिस्सेदारी है वो लगभग दोगुनी कर ली है, और ना केवल इस तिमाही में, अगर पिछले 5 तिमाही में भी देखें तो करीब 3.5% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ चुकी है DIS की तरफ से। साथ ही साथ जो कई सारे कारण है उसमें एक तो यही है कि शेयर काफ़ी गिरावट दिखा चुका है, बुक वैल्यू से करीब 25% के आसपास नीचे कामकाज कर रहा है, वैल्यूएशन के लिहाज से अट्रैक्टिव है। डिविडेंड यील्ड्स भी काफ़ी बेहतर है, करीब 5.5% के आसपास के डिविडेंड यील्ड्स भी हैं। और इसके अलावा जिस तरह के नंबर्स कंपनी दे रही है, लगातार इन ट्रैक ही नंबर आ रहे हैं, कंपनी का जो केपेक्स है वो भी साउंड है, और साथ साथ जो हाल फिलहाल में कंपनी ने पावर कारोबार में विस्तार की बात कही है, इन सब चीज़ों को देखते हुए भी इसमें कुछ निवेश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो वैल्यूएशन उसके लिहाज से भी देखें तो करीब FY 13 के लिए जो मौजूदा EPS करीब 9-9.5 रुपये के आसपास की, करीब 6 के मल्टीपल शेयर कामकाज कर रहा है, तो एक अच्छे आकर्षक वैल्यूएशन पर भी है, बेहतर डिविडेंड यील्ड्स भी हैं, इन्हीं लिहाज से खरीदारी की जा सकती है। जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं SBI कैप की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है, 106 रुपये तक के लक्ष्य दिए जा रहे हैं SBI कैप की तरफ से। ऑलराइट, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। अच्छा मोमेंटम निवेली लिग्नाइट भी 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है DIS के रडार पर, और इससे पहले हमने देखा एलेंबिक, यहाँ पर भी काफी अच्छा मूव देखने को मिला है, काउंटर ऑलमोस्ट 5% ऊपर जाते हुए। इन दोनों स्टॉक्स पर अमित आपकी सलाह क्या है? देखिए मोमेंटम तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। नेवेली लिग्नाइट की बात करें तो 59 एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, अगर ये स्तर के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो उसका जो लक्ष्य बनता है स्ट्रेट वे आपको 72 to 73 के लेवल से दिखाई दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बेस्ड एक्यूमुलेशन भी हुआ है, जो जोन है उसकी 54 से 56 की तरफ। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर ये मार्केट में करेक्शन आती है तो दिस स्टॉक शुड बी बॉट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एंड नॉट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। श्रीकांत, अब तक जिस तरह का ट्रेड रहा है, कुछ और स्टॉक्स आप ऐड करेंगे क्या? आपके आज के ट्रेड में 5508 पर है निफ्टी इस समय। नहीं, आई थिंक केन इंडिया जो ऑयल एंड गैस स्पेस में, आई थिंक केन इंडिया एक इंटरेस्टिंग बेट है। वो अभी फिर से रिवर्स कर रहा है। आई थिंक कुछ करेक्शन देखी थी हमने ऊपर लेवल से, 316-17 होल्ड कर रहा है, तो आई थिंक वहाँ पर एक बार फिर से अपसाइड हो सकते हैं 333-35 तक के। ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट को इस समय, NSE में जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं उनकी संख्या 700 के पास है और नुकसान वाले स्टॉक्स की संख्या 300 से भी कम है, तो ब्रेथ अच्छी है मार्केट की। बाइंग जो है वो अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। लेकिन विनय, बड़ा सवाल ये है कि करेंसी पर क्या ये जो स्टेडीनेस इस समय देखने को मिल रही है मार्केट में वो सस्टेन करेगी? बिकॉज काफ़ी हद तक जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो इससे लिंक्ड है। ये करेंसी का एक बहुत बड़ा कॉल है, और ये कॉल चाहे RBI है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या स्पेकुलेटर्स हैं, किसी के लिए भी लेना थोड़ा मुश्किल है इस समय। हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो बहुत चैलेंज्ड हैं। 70-80 इनफैक्ट $90 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि $70 बिलियन तक वो लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये आ जाता है तो ये डेफिनेट पॉजिटिव है करेंसी के लिए। बट सिर्फ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही अच्छा होना इस बात के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा कि हमारी करेंसी इस लेवल पे स्टेबलाइज करे। उसके लिए एक और बड़ा जो फैक्टर है वो है अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स। इस समय वो बॉन्ड यील्ड्स तकरीबन 2.8% के आसपास चल रही हैं। अगर ये बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पे स्टेबलाइज करती हैं या थोड़ा नीचे आती हैं तो वो एक क्लियर पॉजिटिव रहेगा सारी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज़ के लिए, जिसमें भारत का भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो ये दो फैक्टर्स किसी भी इन्वेस्टर को बहुत ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका के अंदर उनकी बॉन्ड यील्ड्स क्या चल रही हैं और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या नंबर आने वाला है। इसके ऊपर जो न्यूज़ फ्लो रहेगा ये एक डोमिनेंट फैक्टर रहेगा कि रुपया कहाँ पे स्टेबलाइज करता है। बट रुपया अगर इसी लेवल पे रहता है या और डिप्रिशिएट करता है तो IT, फार्मा ये क्लियर इंटरेस्टिंग सेक्टर्स रहेंगे। दूसरा विद इन IT, मिड कैप IT स्पेस के अंदर हमको बहुत अट्रैक्टिव बेट्स मिल सकते हैं। हम लोगों को लगता है कि माइंडट्री, KPIT, कमेंस, ये दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो कि हम अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हमको अच्छा मुनाफा दिख सकता है एज एन इन्वेस्टर। ऑलराइट,
चलिए, शुक्रिया विनय हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। श्रीकांत, आपका भी शुक्रिया, और अमित, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। शेयर बाजार लाइव को खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज मनी एक्सप्रेस फास्ट मनी में हमने जो ट्रेडिंग पिक आपको बताई थी वो थी REC, और इस पर नजर रखिए। मोमेंटम ठीक ठाक देखने को मिला है। 190 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, नजर रखिए यहाँ पर। और साथ ही एलेम्बिक फार्मा पर नजर रखिए, यहाँ पर भी हमने अच्छा मोमेंटम देखा है, एंड सो इज द केस फॉर नेवेली लिग्नाइट। इन तीनों ही स्टॉक्स पर काफी अच्छा मोमेंटम। फिलहाल शेयर बाजार लाइव को यहीं खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं कमोडिटी अपडेट। नमस्कार।